रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में मंगलवार को उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं उसके बाद से ही देश भर में राजपूत समाज, अन्य समाज के युवकों में आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भी सुखदेव गोगामेडी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर करहल चौराहे पर जाम लगा दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो यह आंदोलन और भी उग्र होता हुआ दिखाई देगा। मुरादाबाद में राजपूत करणी सेना अध्यक्ष की हत्या के मामले में राजपूत समाज ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की अगुवाई में करणी सेना विरोध जताया। कटगर क्षेत्र स्थित हनुमान मूर्ति के चौराहे पर बड़ी संख्या में जमा होकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हत्याओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कल राजस्थान में दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें घर में घुसकर हत्यारों ने गोली मार दी। और ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है, गहलोत सरकार का षड्यंत्र है। क्योंकि अभी देखिए, नई सत्ता जो भाजपा की वहाँ सत्ता सरकार बनने जा रही है, अभी उसने वो शपथ ग्रहण नहीं की है, उन्होंने कार्यभार नहीं लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन हत्यारों को हम फांसी की मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल, जैसे योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन योगी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, योगी की पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, हम मांग करते हैं कि राजस्थान की पुलिस को भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। अगर इस तरह से भय व्याप्त हो जाएगा समाज में, तो आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और ये एक बहुत बड़ा संविधान का फेलियर होने का कारण बनेगा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जनता दल के सांसद सुनील कुमार पिंटू, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सारे प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भी मिले हैं, सारे प्रार्थना पत्र सब लोगों ने दिए हैं, लेकिन बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है, बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। अनुरोध से करते लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आप दूसरा स्टूडेंट बनवा। खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के एक बड़े चर्चित उद्योगपति और कारोबारी रामचंद्र रुंगटा के रामगढ़, रांची और अन्य स्थानों पर स्थित आवास और प्रतिष्ठानों में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। वहीं ये छापेमारी आज सुबह 5 बजे से आरंभ हुई। बता दें कि रामचंद्र रुंगटा की रामगढ़ और रांची में स्थित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में शामिल अधिकारी सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में छापेमारी कर रहे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पटना आईटी की टीम के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने के आभूषण और एलईडी टीवी, 2 एसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मैनपुरी रोड पानी की टंकी के पास से पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना शिकोहाबाद में 2 चोर, अंतर जनपदीय चोर पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान रात में। जिनसे पूछताछ की जानकारी हुई है कि इन्होंने लगभग 1 साल से यहाँ शिकोहाबाद को टारगेट किया था और इन्होंने लगभग 7 जगह चोरियाँ की थी, विभिन्न जगह कॉलोनियों में। सभी माल के जो है इनसे बरामदगी की गई है और एक एलईडी बरामद हुई चोरी की, और चोरी का सभी का जो है माल जो है बरामद हुआ है ज़्यादातर, और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जो भी आगे जानकारी होती है आपको अपडेट किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबरू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जनता दल के सांसद सुनील कुमार पिंटू, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले, खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हो। मैं गुजारिश करूंगा, बहुत नम्रता से गुजारिश करूंगा अमित शाह जी को कि वो इतिहास पढ़े, पूरा एंड टू एंड इतिहास पढ़े। जिस परिस्थिति में ब्रिटिश हमें छोड़कर गए थे, जिस परिस्थितियों में राज्यों को अधिकार दिया था कि आप या पाकिस्तान जाइए या भारत में आइए, स्वतंत्र बनिए, वो सब इतिहास पढ़िए ना। उसके बाद नेहरू जी ने कितना दूरदृष्टि से निर्णय लिया था, उसके उनको अंदेशा आएगा। अमित शाह जी ने जो अक्साई चीन के बारे में या लद्दाख की जब 270 धारा हटाई गई थी, उस समय जो कुछ बयान किए थे, उसके क्या परिणाम हुए वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो बिना सोचे समझे और बिना इतिहास को जाने हुए ऐसा वक्तव्य करना सही नहीं है, मैं मानता हूँ। ये मेरा अपना निजी मानना है। इतिहास में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहीं न कहीं चूक का कारण है कि आज पीओके पर दूसरे का किसी का अनधिकृत कब्जा है। ये भी बात एकदम सही कल आई सदन के अंदर में कि आज 70 साल के बाद अचानक राहुल जी अति पिछड़ा बोल रहे हैं। 70 साल तक तो कहाँ थे पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई जिक्र, जिसके कारण एक समाज का एक तबका आज भी बहुत पीछे है, जिसके कारण आज पीछे होने के कारण
आज हमें जरूरत पड़ रही है कि हम उनको समाज के मुख्य धारा में लाएं, तो रिजर्वेशन हम उन्हें दे रहे हैं और इसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी तो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया है। बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पंडित नेहरू के ब्लंडर के कारण पीओके बना। शाह के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल रहा है। शाह के इस बयान पर बवाल नेहरू के ब्लंडर से बना पीओके लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी, 75 साल पहले के इतिहास निकाल कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस कोस कर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब बहुमत वाली सरकार बनी थी और धारा 370 हटाई गई थी, कहा था उन्होंने इतिहास रचा है। तो इतिहास जो रचने आए हैं वो अब तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अब तक जम्मू और कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए। वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आतंकी हमले जो खत्म करने का वादा किया था देश की जनता के साथ और लाल लाल आंख पाकिस्तान को दिखाएंगे, उसकी बातें हुई थी, वो आज तक क्यों नहीं हो पाया है। ये नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन जो कह रहे थे कि सब लौट कर आएंगे 370 हटने के बाद, आज तक आप उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी जब कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित फिर से उनका पलायन हो रहा था और टारगेटेड किलिंग हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, उन्होंने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा है। पूरी राजनीति उन पर की। तो दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले, इतिहास को कोसने से पहले, खुद के गिरेबान में झांके कि खुद का क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू और कश्मीर को लेकर हुआ है। Yesterday in Lok Sabha, Amit Shah misled the House and also misled the nation. The Pandit Jawaharlal Nehru contribution is approved everywhere, even not only in our country, in the world also. Agreed and approved Pandit Jawaharlal Nehru's policies and also his decision. Now, yesterday, this Home Minister of India, Sri Amit Shah, told this Pandit Jawaharlal Nehru's decision solved Himalayan blunder. Only he said in the House, but we strongly protested. रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग किया कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।
दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में लेना चाहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी साफ है कि यूपी बीजेपी में खलबली मचना अब तय है। क्या वाकई में कई बड़े चेहरे सियासत की पिच पर सांसदी का चुनाव लड़ते दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो पिकअप गाड़ी और बाइक की भिड़ंत हो गई। बता दें कि भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 56 लाख रुपए कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर ककरहावा कस्टम अधीक्षक को लखनऊ की एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी अधिकारी ने एक मुर्गा व्यापारी से मुर्गा सप्लाई को लेकर 5000 की रिश्वत ली थी। इसकी शिकायत पर व्यापारी ने एंटी करप्शन से की थी। इस दौरान आरोपी ने दोबारा 15000 की रिश्वत की मांग की, जिसको लेते वक्त टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कस्टम वाले सर, हम फ्लिपकार्ट में गाड़ी चलाते थे और यहाँ का पार्सल लेके आए थे ककरावा का, और भूल चूक से मैं लीला डेवा गांव तक चला गया और पुलिस वाले हमको ज़बरदस्ती हमारा वहाँ वीडियो बना लिए और कस्टम को हैंड ओवर कर दिए। कस्टम वाले 1.5 लाख का डिमांड किए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 1 लाख पे वो लोग मान गए। 1 लाख हमने इनको 27 तारीख को ही ला के दे दिया, दिन सोमवार को। अभी तक हमारी गाड़ी की सर कोई सुनवाई नहीं हुई। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां विद्युत विभाग से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसी घटना के कारण किसान का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था, जिस कारण किसान की फसल खराब हो गई थी। तभी ग्रामीण किसान के शव को लेकर जिला विद्युत कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। सारे प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भी भेजे हैं, सारे प्रार्थना पत्र सब लोगों को यहाँ दिए हैं, लेकिन बाकियों की कोई सुनवाई नहीं है। बाकियों की कोई सुनवाई नहीं।
जी हाँ, आप सब देख सकते हैं कि बिजली कनेक्शन कटने से फसल के खराब होने की बात कही गई और इसके बाद इस चीज़ से आहत होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। विभाग कार्यालय के बाहर अब सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन काटने से फसल हुआ था खराब लेकिन बाकियों की कोई और इसके बाद किसान की बिजली काट दी गई, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई है। हाई कोर्ट ने जिला सेशन कोर्ट में दाखिल 18 मुकदमों की फाइलों को अपने अधीन ले रखा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं वादों पर 18 को सुनवाई होनी है। साथ ही पक्ष जन्मभूमि पर लगातार एएसआई सर्वे की मांग भी कर रहा है। बता दें कि एएसआई और कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे की मांग कर रहे हैं। बता दें, साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तारीख आई हुई है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।